कई बार ये बात कही और सुनी जाती है कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा भी एक ऐसी तीसरी शक्ति मौजूद है जो ना तो दिखाई देती है और ना ही सुनाई, और जो इंसानों की समझ से एकदम परे है। कई लोग इस पर विश्वास करते हैं और कई लोग इसे एक वहम मानते हैं। आज की कहानी भी इसी तीसरी शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, मगर इसमें कितनी सच्चाई है उसका फैसला कहानी सुनने के बाद आप लोग ही कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ बुराड़ी कांड की, जिसने एक वक्त पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और इस कांड में इतने रहस्य थे कि उस वक्त जिस घर में यह घटना हुई उसे हॉरर हाउस यानी भूतहा घर का भी टैग दे दिया गया था। तो चलिए अब मैं ये कहानी शुरू से शुरू करता हूँ। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक जगह है बुराड़ी नाम की, और इसी बुराड़ी के संत नगर इलाके की गली नंबर 4A में एक 2 मंजिला मकान था, और मकान का नंबर था 350। उस मकान में चुंडावत परिवार रहा करता था। हालांकि ये परिवार वहां पर भाटिया परिवार के नाम से भी फेमस था। अपने मकान में ही ग्राउंड फ्लोर पर इन्होंने एक जनरल स्टोर की दुकान खोल रखी थी, जिसमें कि रोजमर्रा की चीजें मिलती थी। आमतौर पर यह दुकान सुबह 5 से 5:30 बजे के आसपास खुल जाया करती थी, और जो आस पड़ोसी थे वो सुबह इसी दुकान से दूध ब्रेड वगैरह लिया करते थे। मगर 1 जुलाई 2018 की सुबह वो दुकान अपने टाइम पर नहीं खुली। जो उस दुकान के रेगुलर कस्टमर थे उन्हें लगा कि शायद घर के जो लोग हैं वो रात को देर से सोए होंगे, इसलिए सुबह उनकी आंख नहीं खुली। इसलिए वो लोग उस दुकान के खुलने का इंतजार करने लगे। मगर सुबह 7 बजे तक भी दुकान नहीं खुली, जिसकी वजह से दुकान पर काफी भीड़ भी हो गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दुकान खुल क्यों नहीं रही, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं था। ये देखकर उनके सामने जो पड़ोसी रहते थे उन्होंने उनके घर कॉल किया ये पूछने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, पर किसी ने फोन भी नहीं उठाया। तो एक पड़ोसी होने के नाते उन्हें भी थोड़ी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने उनके घर जाकर देखने का फैसला किया। जब वो उस घर के दरवाजे तक पहुंचे और जैसे ही गेट खटखटाया तो उन्होंने देखा कि गेट अंदर से खुला हुआ है। उन्होंने देखा कि घर में एक साथ कई लाशें फांसी के फंदे से झूल रही हैं। उसके बाद वो उल्टे पैर वहां से वापस बाहर की तरफ भागे। बाहर आकर उन्होंने जो देखा वो जब सबको बताया तो कुछ ही मिनटों में पूरी गली में शोर हो गया और उस घर के आगे भीड़ लग गई। जिसने भी वो मंजर देखा वो दंग रह गया। उसके बाद एक पड़ोसी ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को इसकी जानकारी दी, और इस कॉल के कुछ मिनटों बाद ही तकरीबन 7:30 बजे के आसपास उस एरिया का बीट ऑफिसर हेड कांस्टेबल राजीव तोमर सबसे पहले वहां पहुंचता है। जब वो गली नंबर 4A के मकान नंबर 350 के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ लगी हुई है। उसके बाद उसने भीड़ को साइड किया और जैसे ही मकान की पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे की छत पर जो जाली है उस जाली से 9 लाशें एक साथ फांसी के फंदे से झूल रही हैं, और जो 10वीं लाश थी वो उन लाशों से थोड़ी दूरी पर लटक रही है, पर वो सभी लाशें एक ही कमरे में थी। एक साथ 10 लोगों को फांसी के फंदे पर लटका देख हेड कांस्टेबल राजीव तोमर की भी हालत खराब हो गई, क्योंकि वर्दी के अंदर ही सही पर था तो वो आखिरकार एक इंसान ही। मुश्किल से वो हेड कांस्टेबल वहां 2 मिनट ही रुका होगा और फिर वापस नीचे आ गया। उसके बाद उसने सभी लोगों को वहां से हटाया और उस मकान को सील कर दिया और फिर अपने सीनियर ऑफिसर को इसकी खबर दी। खबर सुनते ही सीनियर अफसर भी आनन फानन में वहां पहुंचे और क्राइम सीन देखने के बाद उनके भी हाथ पांव फूले हुए थे। जो 10 लाशें फांसी के फंदे से झूल रही थी उन सभी के हाथ पांव दुपट्टे और टेलीफोन की तारों से बंधे हुए थे। सभी लाशों की आंखों और मुंह पर भी टेप और कपड़ा बंधा हुआ था, और सभी के कानों में रुई भी ठूसी हुई थी। उन पुलिस वालों में से किसी ने भी आज तक अपने करियर में ऐसा क्राइम सीन कभी नहीं देखा था। उस पूरे कमरे का एक अजीब सा माहौल था, एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, और कोई भी पुलिस वाला वहां रुकना नहीं चाहता था, मगर उनके पेशे की मजबूरी थी कि उन्हें वहीं रुकना था। खैर, इसके बाद पुलिस ने कमरे की तलाशी शुरू की, और जब वो दूसरे कमरे में पहुंची तो एक बार फिर से चौंक गई, क्योंकि पुलिस को दूसरे कमरे में बेड के पास मुंह के बल पड़ी 11वीं लाश भी मिली। और वो जो लाश थी वो उस घर की सबसे बुजुर्ग महिला की लाश थी। उस बुजुर्ग महिला के भी ठीक उसी तरह हाथ पांव बंधे थे, मुंह और आंख पर पट्टी थी और कानों में रुई भी थी। बस फर्क इतना था कि ये लाश जमीन पर पड़ी थी और बाकी के 10 फंदे से लटक रहे थे। जो 11 लाशें उस घर से मिली उनमें से 7 लाशें महिलाओं की थी और 4 लाशें पुरुषों की। उसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों की मदद से उन लाशों की पहचान शुरू की, और फिर सभी मरने वाले 11 लोगों के नाम सामने आए, और वो नाम कुछ इस प्रकार थे। नारायणी देवी, जो उस घर की सबसे बुजुर्ग महिला थी, उनके 2 बेटे भवनेश और ललित, और उनकी एक बेटी प्रतिभा। उसके बाद भवनेश की पत्नी सविता और ललित की पत्नी टीना। इसके अलावा प्रतिभा की एक बेटी प्रियंका, भवनेश और सविता की 2 बेटी नीतू और मेनका, और एक बेटा ध्रुव, और ललित और टीना का इकलौता बेटा शिवम। मरने वालों में जो सबसे छोटा था उसकी उम्र थी 15 साल, और जो सबसे बुजुर्ग थी वो 80 साल की थी। मतलब कि बुराड़ी के उस मकान के अंदर 15 साल की उम्र से लेकर 80 साल तक एक साथ 3 पीढ़ियां खत्म हो चुकी थी,
और दिल्ली जैसे शहर में एक साथ 11 लोगों की लाश मिलना बहुत बड़ी बात थी। देखते ही देखते ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। तमाम मीडिया हाउसों का वहां तांता लग गया और अगले 1 घंटे के अंदर ही एसीपी से लेकर जॉइंट कमिश्नर तक वहां पहुंच जाते हैं। पहली नजर में तो पुलिस को ये लगा कि ये एक सामूहिक आत्महत्या का मामला है, क्योंकि घर से ना तो कोई चोरी हुई थी और ना ही उनके शरीर पर कोई जख्म के निशान थे। सभी महिलाओं ने जो जेवर वगैरह पहन रखे थे वो भी बिल्कुल सही सलामत थे। मगर पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये सामूहिक आत्महत्या का मामला है तो हाथ पैर क्यों बंधे हैं, आंख और मुंह पर पट्टी क्यों है और कानों में रुई क्यों है। इसी बीच पुलिस को छत पर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है और जब पुलिस ऊपर जाती है तो जिस जाली से ये लाशें लटकी थी उसी जाली में एक कुत्ता बंधा मिलता है। उस कुत्ते का नाम था टॉमी और वो उस फैमिली का 12वां सदस्य था और एकमात्र सदस्य जो जिंदा बचा था। मगर बदकिस्मती से वो बेजुबान जानवर ना तो कोई गवाही दे सकता था और ना ही कोई सबूत। तो बाद में एक एनजीओ वाले जो जानवरों की देखभाल वगैरह करते हैं वो टॉमी को अपने साथ ले गए। तकरीबन 9:30 बजे के आसपास दिल्ली की फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच जाती है। पूरे घर की वीडियोग्राफी की जाती है और बॉडी को नंबर वाइज मार्क किया जाता है। उसके बाद बॉडी को नीचे उतारा गया और फिर पोस्टमार्टम के लिए सभी 11 लाशों को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के मुर्दा घर में भेज दिया गया। इसी दौरान नारायणी देवी की एक बेटी सुजाता नागपाल जो कि पानीपत में रहती थी और नारायणी देवी का सबसे बड़ा बेटा दिनेश सिंह चुंडावत भी वहां पहुंच गए, क्योंकि उन्हें इस घटना की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। परिवार के लोग जैसे ही वहां पहुंचे तो सारा माहौल गमगीन हो गया और जिसने एक झटके में ही अपने परिवार के 11 लोगों को खो दिया हो उसकी हालत क्या होगी वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। खैर, इसके बाद पुलिस ने घर से सुसाइड नोट ढूंढने की भी कोशिश की मगर उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। इधर पुलिस अपनी जांच में लगी ही थी कि उधर एक वीडियो वायरल हो गया और इस वीडियो ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। उस वीडियो में सभी लोगों ने बुराड़ी के उस घर का खौफनाक मंजर देखा, फांसी के फंदों से लटकी उन लाशों को देखा और जिसने भी ये वीडियो देखी वो अंदर से कांप गया, क्योंकि नजारा ही कुछ ऐसा था। और मुझे लगता है कि आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने ये वीडियो अपने मोबाइल पर जरूर देखी होगी। बाद में पता चला कि ये वीडियो पुलिस के आने से पहले ही बना ली गई थी और फिर बाद में वायरल कर दी गई। वीडियो आने के बाद लोगों की और भीड़ इकट्ठी होने लगी और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। नारायणी देवी की बेटी सुजाता नागपाल ने भी पुलिस के ऊपर आरोप लगाए और कहा कि ये कोई सुसाइड का मामला नहीं है बल्कि इन सभी का मर्डर हुआ है और पुलिस केस को दबाने और अपने आप को बचाने के लिए इसे आत्महत्या का एंगल दे रही है। धीरे धीरे वहां का जो माहौल था वो गर्माने लगा और भीड़ बेकाबू होने लगी और सभी लोग इस केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग करने लगे। पुलिस को यह डर था कि कहीं ये आग पूरे देश में न फैल जाए, इसलिए पुलिस ने केस में सामूहिक हत्या का मामला दर्ज कर ये केस लोकल पुलिस से लेकर दिल्ली की क्राइम ब्रांच को दे दिया। उसके बाद अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम बुराड़ी के उस घर में पहुंचती है और इस केस की मर्डर के एंगल से जांच शुरू करती है। शुरू से ही उनका यह मानना था कि इन सभी को मारने के बाद ही लटकाया गया है और उन्हें कुछ हद तक ये यकीन भी हो जाता है कि ये मर्डर ही है, क्योंकि घर का जो फ्रिज था वो चालू था, उसमें खाने पीने का सामान भी था। इसके अलावा सुबह के खाने की तैयारी भी की गई थी, क्योंकि किचन में चने वगैरह भी पानी में भिगोए हुए थे, जिसे कि जाहिर सी बात है कि अगली सुबह ही बनाया जाता। और अगर उन्हें आत्महत्या ही करनी होती तो वो लोग ऐसे अगले दिन के खाने की तैयारी नहीं करते, क्योंकि जिस इंसान को पता हो कि वो आज रात मर जाएगा वो क्यों अगले दिन के खाने की तैयारी करेगा। और एक बार को अगर घर के बड़े लोग आत्महत्या के लिए तैयार भी हो जाते, फिर भी जो घर के बच्चे थे उन सभी से एक साथ आत्महत्या करवाना पॉसिबल नहीं था। और फिर सभी लाशों के हाथ बंधे होना, पैर बंधे होना, मुंह बंधे होना, इन सभी चीजों ने क्राइम ब्रांच के ऑफिसरों के दिमाग में क्लिक किया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि सामूहिक हत्या का मामला है। उसके बाद टीम ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से ये पता करने की कोशिश की कि कहीं इन लोगों की किसी से आपसी दुश्मनी या रंजिश तो नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि इस परिवार का किसी से भी कोई मनमुटाव नहीं था, बल्कि सभी के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर था। पुलिस ने सभी की कॉल डिटेल्स को भी खंगाला, मगर वहां भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। उसके बाद अब क्राइम ब्रांच की टीम पोस्टमार्टम के आने का इंतजार करने लगी और उन्हें एक उम्मीद थी कि शायद कोई मुर्दा इंसान ही कुछ सबूत दे दे। मगर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि सभी 11 लोगों की मौत फांसी के फंदे पर लटकने से ही हुई है और पुलिस को यहां भी मायूसी ही हाथ लगी। अब क्राइम ब्रांच को लगा कि बेशक सबकी मौत फांसी से हुई हो, मगर यह भी तो हो सकता है कि सभी को जबरदस्ती फांसी पर लटकाया गया हो। और जब पुलिस को यह पता चला कि सुबह घर का जो मेन गेट है वो अंदर से बंद नहीं था, तो इसका मतलब था कि जरूर उस रात इस घर में इन 11 फैमिली मेंबर्स के अलावा कई और लोग भी मौजूद होंगे। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम आसपास टटोलती है तो उन्हें एक सीसीटीवी कैमरा मिलता है जिसका एंगल बुराड़ी के इसी मकान की तरफ था। फिर पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है, मगर 30 जून 2018 की रात से लेकर सुबह तक
उस घर के अंदर किसी भी बाहरी शख्स की एंट्री का कोई सबूत नहीं मिलता। इसके बाद क्राइम ब्रांच पिछले 2 दिन की भी सीसीटीवी फुटेज को बिना स्किप किए फ्रेम बाय फ्रेम चेक करती है, तो उसमें एक चौंकाने वाली चीज सामने आती है। उस फुटेज में ये दिखता है कि 28 जून 2018 को, यानी इस घटना से 2 दिन पहले, ललित की पत्नी टीना और उसका बेटा शिवम मार्केट से 4 प्लास्टिक के स्टूल खरीद कर लाए थे। इसके अलावा 30 जून 2018 की रात करीब 10 बजे टीना और नीतू मार्केट से कुछ और स्टूल खरीद कर लाए थे और उसे अपने घर में ले गए। और फिर इसके थोड़ी देर बाद ही रात 10:29 पर शिवम जो है वो नीचे की दुकान खोलता है और उसके अंदर से टेलीफोन के तार का एक बंडल लेकर ऊपर जाता है। और फिर अगले दिन 1 जुलाई 2018 को उस घर से 11 लाशें मिलती है। इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद यह साफ हो गया था कि उस घर में जो कुछ भी हुआ वो कोई मर्डर नहीं बल्कि एक सामूहिक आत्महत्या का मामला था। और अपनी मौत की तैयारी उन्होंने खुद ही की थी, क्योंकि पुलिस को लाशों के नीचे से वो प्लास्टिक के स्टूल भी मिले थे जिसे कि उसी घर के सदस्य टीना, शिवम और नीतू बाजार से खरीद कर लाए थे और जिसके ऊपर चढ़कर उन्होंने फांसी का फंदा लगाया था। और वो टेलीफोन के तार भी मिले जिसे कि शिवम उस रात ऊपर लेकर गया और जिससे सभी के हाथ और पैर बंधे हुए मिले थे। अब ये तो साबित हो गया कि ये एक सामूहिक आत्महत्या का मामला है, मगर सवाल ये था कि अगर आत्महत्या है तो क्यों सभी 11 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने उस फैमिली की आर्थिक स्थिति को खंगाला, उनका बैंक बैलेंस, इनकम और प्रॉपर्टी चेक की, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया था कि कई परिवार ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली थी। मगर पुलिस को पता चला कि ये फैमिली फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग थी, बल्कि पहले के मुकाबले अभी काफी अच्छी स्थिति में थी। पहले सिर्फ एक ही दुकान थी, अब 2 दुकानें हो चुकी थी। इसके अलावा एक और नई दुकान खोलने की प्लानिंग चल रही थी। उसके बाद टीम ने यह जानने की कोशिश की कि कहीं कोई आपसी कलेश की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ भी कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि सिर्फ 14 दिन पहले ही 17 जून 2018 को प्रतिभा की बेटी प्रियंका की धूमधाम से सगाई हुई थी, जिसमें कि काफी पैसे भी लगाए गए थे। सभी परिवार के लोग बहुत खुश थे, वो लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे। और फिर इस सगाई के बाद प्रियंका की शादी की तैयारियां भी चल रही थी। तो सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उस पूरे परिवार को एक साथ आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। क्राइम ब्रांच इधर इन्हीं सवालों में उलझी थी कि उधर एक नई खबर सामने आई। पता चला कि बुराड़ी के जिस घर में यह घटना हुई, उस घर के साइड की दीवार पर 11 पाइप घर से बाहर की तरफ निकली हुई मिली। और ये खबर उड़ी कि इन 11 पाइपों को इसलिए बनाया गया था ताकि मरने के बाद 11 पाइपों के जरिए सभी 11 लोगों की आत्मा घर से बाहर निकल सके। उन 11 पाइपों में से 7 पाइप नीचे की तरफ मुड़े हुए थे और 4 सीधे पाइप थे। और इत्तेफाक से मरने वालों में भी 7 महिलाएं थी और 4 पुरुष। इस खबर के आने के बाद अब उस केस में टोना टोटका और जादू मंत्र का भी एंगल जुड़ गया। इसके अलावा पुलिस को उस घर से एक हवन कुंड भी मिला था, जिसे देखकर लग रहा था कि पिछली रात जिस दिन यह घटना हुई उसी रात कोई हवन वगैरह भी किया गया था। तो इन सभी चीजों ने मिलकर बुराड़ी के उस घर को एक तरह से भूतहा टाइप बना दिया था और वहां रहने वाले लोग अब उस घर के आसपास आने से भी डरने लगे थे। मगर पुलिस और हमारा कानून इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता और क्राइम ब्रांच की टीम अब भी इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, ये रहस्य और भी गहराता जा रहा था कि आखिर इस परिवार में सब चीजें 11 ही क्यों थी। इसी बीच क्राइम ब्रांच को उस घर से 11 डायरी मिलती है और कमाल की बात है कि ये डायरी भी 11 ही थी। मगर इस डायरी में जो लिखा हुआ था उसने पूरी कहानी ही पलट दी और एक नई कहानी सामने आई। इसके अलावा एक नया नाम भी सामने आया और वो नाम था भोपाल सिंह चुंडावत। भोपाल सिंह जो थे वो नारायणी देवी के पति थे। हालांकि उनकी मौत इस घटना से कई साल पहले ही हो चुकी थी, मगर इस डायरी के हिसाब से इस घटना के सभी तार इन्हीं से जाकर जुड़ रहे थे। और इस कनेक्शन को जानने के लिए आपको वक्त में कई साल पीछे जाना होगा। तो भोपाल सिंह चुंडावत जो थे वो ओरिजिनली तो राजस्थान से थे, मगर काम की तलाश में वो हरियाणा के शहर टोहाना पहुंचे और वहां जाकर भाटिया फैमिली के साथ काम करने लगे। भोपाल सिंह जो थे वो बहुत ही मेहनती और शरीफ इंसान थे और उनकी इसी खूबी ने भाटिया परिवार को बहुत प्रभावित किया। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी नारायणी देवी की शादी भोपाल सिंह से करा दी और उन्हें अपना घर जमाई बना लिया। और क्योंकि जो नारायणी देवी थी वो भाटिया थी, इसलिए ही बुराड़ी में यह परिवार भाटिया परिवार के नाम से भी मशहूर था। खैर, इसके बाद समय बीता और भोपाल सिंह और नारायणी देवी के 5 बच्चे हुए। 3 लड़के, जिनमें से सबसे बड़ा दिनेश सिंह, उससे छोटा भवनेश सिंह और सबसे छोटा ललित सिंह, और 2 बेटियां, एक प्रतिभा और एक सुजाता। इसके बाद एक एक कर भोपाल सिंह के बच्चों की भी शादी हुई और सब कुछ बिल्कुल सही से चल रहा था। भोपाल सिंह ही पूरे परिवार को चलाते थे और जैसा वो कहते थे सभी वैसा ही करते थे। साल 1989 में भोपाल सिंह ने अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए अपने गांव के कुछ खेत बेचकर
दिल्ली के बुराड़ी में एक प्लॉट लिया और फिर अपने सबसे छोटे बेटे ललित और अपनी पत्नी नारायणी देवी के साथ बुराड़ी आ गए। उन्होंने अपने बाकी के दोनों बेटे दिनेश और भवनेश को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, पर उन्होंने मना कर दिया और दिल्ली के बजाय राजस्थान में ही रहना पसंद किया। पर बाद में भोपाल सिंह के बुलाने पर उनका एक और बेटा भवनेश भी साल 1993 में दिल्ली के बुराड़ी के उस मकान में शिफ्ट हो गया। मगर भोपाल सिंह का सबसे बड़ा बेटा दिनेश सिंह अब भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ही रहा। इसके कुछ सालों बाद भोपाल सिंह की बेटी प्रतिभा भी अपने हस्बैंड की मौत के बाद अपनी बेटी प्रियंका के साथ अपने मायके यानी बुराड़ी में ही शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और भोपाल सिंह चुंडावत और उनका परिवार बुराड़ी के उस मकान में राजी खुशी रह रहा था। मगर इसके बाद साल 2004 में इस परिवार में एक बड़ी घटना हो जाती है और यह घटना भोपाल सिंह के सबसे छोटे बेटे ललित के साथ घटती है। होता यह है कि जो ललित है वो शाहदरा के एक प्लाईवुड की दुकान में काम करता था। 26 मार्च 2004 को ललित की अपने मालिक के साथ पैसों को लेकर कुछ अनबन हो जाती है और फिर यह अनबन मारपीट में बदल जाती है, जिसके बाद वो लोग ललित को दुकान के अंदर लॉक कर देते हैं और फिर बाहर से उस दुकान में आग लगा देते हैं। किसी तरह ललित मोबाइल से फोन कर अपने घर वालों को बुलाता है और फिर उसे वहां से बाहर निकाला जाता है। एक तरह से इस घटना ने ललित की जान ले ही ली थी और अगर उसके घर वाले टाइम पर नहीं पहुंचते तो उस दिन ललित का बचना नामुमकिन था। खैर, इसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और किसी तरह से उसकी जान बची। मगर इस घटना ने ललित की आवाज छीन ली और अब ललित को जो भी बोलना होता था वो या तो वो लिखकर बताता था या फिर इशारे से। उसके करीब 2-2.5 साल बाद इस परिवार पर एक और मुसीबत टूटी। 6 अक्टूबर 2006 को इस परिवार के मुखिया भोपाल सिंह चुंडावत की भी अचानक मौत हो गई और इस चीज ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। मगर फिर परिवार धीरे धीरे संभला और अब पूरा चुंडावत परिवार भगवान की भक्ति में लीन हो गया। परिवार के सभी लोग पूजा पाठ करने लगे। उन्होंने मीट मच्छी खाना भी बंद कर दिया और हर रोज रात को घर में कीर्तन भी होने लगा था। मगर एक दिन बहुत ही चौंकाने वाली और अजीब चीज हुई। हुआ ये कि रोज की तरह रात को घर में कीर्तन चल रहा था। परिवार के सभी लोग कीर्तन में एक साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। इसी बीच हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अचानक से ललित की आवाज वापस आ गई और वो भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसके बाद घर के सभी लोग चुप हो गए और सिर्फ ललित ने ही अकेले हनुमान चालीसा पूरी की। घर वालों के लिए कोई चमत्कार से कम नहीं था। वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ये सब डैडी की कृपा है। यहाँ डैडी शब्द का प्रयोग वो दरअसल भोपाल सिंह के लिए कर रहे थे। उसके बाद एक और अजीब चीज हुई। जो भोपाल सिंह थे जिनकी मौत 2006 में हो चुकी थी, उनकी आत्मा अब ललित के ऊपर आने लगी और जब भी भोपाल सिंह की आत्मा ललित के ऊपर आती तो उसकी आवाज बदल जाती और उस वक्त वो जो भी बोलता वो ललित नहीं बल्कि उसके पिता भोपाल सिंह चुंडावत बोलते थे और वो जैसा बोलते सब ठीक वैसा ही करते। इसके बाद ललित के ऊपर भोपाल सिंह की आत्मा के आने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक तरीके से ललित के पिता ने ललित को अपनी बात पहुंचाने का एक जरिया बना लिया था और फिर उन लोगों ने उनकी ये सभी बात साल 2007 से डायरी में लिखनी शुरू की ताकि वो लोग ललित या कहें कि भोपाल सिंह की कही बातों को भूले नहीं और सभी ठीक वैसा ही करे। इसके बाद हर साल उन्होंने एक नई डायरी लिखनी शुरू की। इसलिए पुलिस को भी वहां से 11 डायरी मिली थी जो कि साल 2007 से लेकर साल 2018 तक की थी। वैसे तो उस वक्त उस घर में सबसे बड़ी नारायणी देवी ही थी, मगर जब से ललित के ऊपर उसके पिता की आत्मा आने लगी तब से ललित का कद बढ़ गया और एक तरह से ललित ने अब भोपाल सिंह की जगह ले ली थी। जो ललित बोल देता वो सबको फॉलो करना ही करना था और जो नहीं करता उसे उसकी सजा भी दी जाती। एक तरह से अब यह पूरा परिवार एक ऐसे इंसान के कहने पर चल रहा था जिसका कि इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। खैर, उसके बाद अगले 11 सालों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और ऐसा नहीं है कि ललित की बातों को मानने से उनका फायदा नहीं हुआ, बल्कि अब उनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी होने लगी थी। पहले जो एक दुकान थी वो अब 2 हो गई थी। काम बढ़ने लगा था। प्रियंका की जॉब एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी लग गई थी। इसके अलावा प्रियंका की शादी कहाँ करनी है, किससे करनी है, इसका फैसला भी ललित ने ही किया था या कहे कि भोपाल सिंह ने ही किया था। 24 जून 2018 को जिस दिन यह डायरी आखिरी बार लिखी गई और बुराड़ी कांड से 7 दिन पहले ललित के ऊपर एक बार फिर उसके पिता भोपाल सिंह की आत्मा आती है और वो कहते हैं कि आज से अगले 7 दिनों तक सभी लोगों को बड़ पूजा करनी है और ये पूजा रात को 12 बजे के बाद करनी है। बड़ पूजा में घबराना नहीं है, चाहे धरती हिले या आकाश, ये भ्रम पैदा करती है। बच्चों को समझाना है कि वो मानसिक जाप करे। ईश्वर को लगना चाहिए कि तपस्या सच्ची है। आंख और मुंह में गीली पट्टी लगानी है और कानों में रुई लगानी है ताकि कोई चीज तुम्हें विचलित ना कर सके। बंधन मजबूत होने चाहिए। गले में बंधन बांधने का काम एक व्यक्ति का ही होगा।
जब तक जाप खत्म नहीं होता ललित सबकी सुरक्षा का काम करेगा। नारायणी देवी की उम्र ज्यादा है और वजन भी ज्यादा है, इसलिए वो ये क्रिया जमीन पर लेट कर ही करेगी। वीरवार या शनिवार को आऊंगा, तैयारी पक्की रखना। 7वें दिन एक जल की कटोरी बाहर रख देना। जब जल का रंग बदल जाएगा तब मैं आऊंगा। ललित के जरिए भोपाल सिंह की ये बात सुनने के बाद सबने वैसा ही किया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात सामने आई कि मौत से पहले पिछले कुछ दिनों तक हर रात इस घर में कोई खास पूजा चल रही थी। खैर, इसके बाद 30 जून 2018 की तारीख आती है और बड़ पूजा का 7वां दिन। तो 7वें दिन रात को 12 बजे के बाद उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा कि डायरी में लिखा गया था। सभी के मुंह और आंखों पर पट्टी बांधी गई, हाथ और पैरों को भी बांधा गया और कानों में रुई डाली गई। उसके बाद एक कटोरी में पानी भरकर रख दिया गया और फिर सभी लोग बड़ यानी बरगद के पेड़ की लताओं के जैसे एक साथ फांसी के फंदे पर लटक गए और उनका यह था कि इसके बाद पानी का रंग बदलेगा और भोपाल सिंह आकर सभी को बचा लेंगे और किसी को कुछ भी नहीं होगा। मगर ना तो पानी का रंग बदला और ना ही भोपाल सिंह आए, पर एक पूरा परिवार एक साथ खत्म हो गया। और अगले दिन 1 जुलाई 2018 को बुराड़ी की उस घर से 11 लाशें मिली। बाद में जब क्राइम ब्रांच ने सभी लोगों की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराई, जिसमें कि ये पता चलता है कि मरने से पहले मरने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था, मरने से कुछ घंटे या कुछ दिन पहले उसके बिहेवियर में कोई बदलाव आया था या नहीं, क्योंकि जिस इंसान को आत्महत्या करनी होती है वो मरने से पहले कुछ भी सोचना या समझना बंद कर देता है। उसे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं होता कि दुनिया में चल क्या रहा है। एक तरीके से उसका दिमाग बिल्कुल जीरो हो जाता है और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से यही बदलाव देखने की कोशिश की जाती है कि क्या वाकई में वो इंसान सुसाइड करना चाहता था या नहीं। तो उस रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई कि इन 11 लोगों में से कोई भी सुसाइड नहीं करना चाहता था और शायद इसलिए ही फ्रिज में सामान भी था, किचन में चने भी भिगोए गए थे और सुबह के नाश्ते की तैयारियां भी की गई थी। ये 11 डायरियां इस केस में बहुत अहम साबित हुई और अगर ये डायरियां नहीं मिलती तो शायद बुराड़ी के उस घर का ये राज कभी दुनिया के सामने आता ही नहीं। पर क्योंकि जो मॉडर्न साइंस है वो भूत प्रेत या आत्माओं पर विश्वास नहीं करता और बाद में जब कई दिमागी एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों ने इस केस को और गहराई से खंगाला तो इस रहस्य की एक और नई थ्योरी सामने निकल कर आई। उनके हिसाब से उस घर में ये सब चीजें तब बदली जब 2004 में ललित को आग में जलाकर मारने की कोशिश की गई थी और जिसमें उसकी आवाज चली गई थी। इस घटना में ललित के सर पर भी बहुत चोट आई थी। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस तरह की घटना इंसान के दिमाग पर बहुत असर डालती है और ललित के दिमाग पर भी इस घटना ने इतना असर डाला कि वो कई बार गलत और सही में फर्क भूल जाता था। और फिर अचानक से 2006 में पिता की मौत ने भी ललित के दिमाग पर बहुत फर्क डाला, क्योंकि ललित का अपने पिता के साथ बहुत ज्यादा लगाव था। उसके बाद फिर उसके पिता की आत्मा का उसके ऊपर आना और जाना, ये सब कुछ दरअसल ललित के दिमाग की ही उपज थी और ये सब कुछ ललित का ही कराया था। पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि जो लाशें उस घर से मिली उन सभी लाशों के हाथ पैर बहुत अच्छे से बंधे थे, मगर जो टीना थी जो कि ललित की पत्नी थी उसके हाथ अच्छे से नहीं बंधे थे और ललित के हाथ भी खुले हुए थे। इसका मतलब था कि ललित को सब कुछ पता था और सबसे लास्ट में ललित ही मरा था। इस घटना ने उस वक्त लोगों के अंदर बुराड़ी के उस घर को लेकर एक डर का माहौल बना दिया था, मगर फिलहाल अब उस घर में किराएदार आ चुके हैं और अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। मगर आज भी बुराड़ी के उस घर को लेकर कई सारे रहस्य जुड़े हैं कि क्या वाकई में ललित की आवाज चली गई थी या फिर वो सिर्फ नाटक कर रहा था, और क्या वाकई में उन 11 पाइपों को सभी की आत्माओं को बाहर निकालने के लिए ही बनाया गया था, और इसका जवाब किसी को नहीं पता।